जय हिंद साथियों, मैं विवेक सिंह टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और इसी सीरीज में एक और पीवाईक्यू लेकर आ गया हूं जो 2028 का ईवीएस है। इसमें यह पीवाईक्यू इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि जो भी आगे वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पीवाईक्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पीवाईक्यू आप देख रहे होंगे कि यूपी टेट 2026 जुलाई के लिए संबंधित रखा गया है कि यूपी टेट 2018 का ईवीएस पीवाईक्यू है। ठीक, तो यह आप इस पीवाईक्यू को आप करते रहिए। चलिए देखते हैं, इसमें आपके कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके? कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब। और इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है? मतलब 2018 में कौन थी? तो वह थी रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा। अब यह चेंज हो गई हैं, इस समय है विजया, उनका नाम विजया है, वो है इस समय। आगे हम देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? मतलब किसके द्वारा बुलावा किया जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा के बैठक होंगे? तो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके आहुति के द्वारा होती है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि कितने संसद होते हैं? दो होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। और कितने अंग पूछा जाए तो 3 हो गए, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक हमारे जो होते हैं राष्ट्रपति। ये 3 अंग होते हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिएगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए? कि संविधान जो है उसके किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो वह है 9। कौन सा है? 9। अगर आपसे भी पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान में भी कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला IX 9। संविधान के भाग IX 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O शामिल है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वां था। राष्ट्रपति की शक्तियां ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। शहरी स्थानीय स्वशासन से, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उससे हमारा संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग IX A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, आप इसे क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्षा के जल में कौन सी गैस घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4। ठीक, इसीलिए बारिश का होती है अम्लीय हो जाती है। और NO2 भी होता है। क्या होता है? NO2। यह क्या बनाते हैं? HNO3। यह है नाइट्रिक अम्ल और यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला हम देखेंगे, देखिएगा इसका,
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में मौजूद पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। पाँच 5.6 से कम होता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है, वेयर बाय द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। चलिए अगला देखेंगे हम। भारतीय संविधान में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणाएं इंग्लैंड ब्रिटेन से संविधान से ली गई है। यह एबी डाइस के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? एबी डाइस के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, लोकसभा के चुनाव हेतु तो अधिसूचना कौन जारी करता है? कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यह सूचना कौन जारी करेगा? तो ये राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के। देखिएगा, लोकसभा चुनाव की औपचारिक अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। इसमें 4 घंटे की अवधि होती है। ये हमारा होता है, अब देखेंगे इसमें 4 घंटे की अवधि होती है। 11 से 12 ये प्रथम काले होता है। उसके बाद 12 से 1, उसके बाद 1 से 2, उसके बाद 2 से 3, ये 4 होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है प्रथम प्रश्नकाल। और यह जो होता है इसको कहते हैं शून्यकाल। इसमें लंच ब्रेक होता है। क्या होता है? लंच ब्रेक होता है। उसके बाद फिर से आते हैं लोग, बजट वजट और जो बात होता है उस पर आप ये लोग बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का पहला घंटा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान सदस्य मंत्रियों से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण। ये पानी का वितरण से नहीं है, उपयुक्त में ये भी नहीं है। वर्षा जल का जमाव और जो ये नहीं, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण से नहीं, वर्षा के जल के जमाव से, वर्षा के जल के जमाव, यह सही होगा। दूसरा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण से संबंधित है। और जो हम कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूज वाटर, जो हम पानी यूज करते हैं उसके लिए बात कर रहा है कि हम नहीं, तो हम बारिश की बात हो रही है ना, कि बारिश का जब होता है तब बारिश के जल को हम क्या करें? जमाव करें और भंडार करें, जिससे कि देख लीजिए, वर्षा जल संग्रहण का सीधा अर्थ है वर्षा के जल को एकत्रित करना, उसे छानना और भविष्य में उपयोग के लिए गड्ढे, टैंकों और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए भंडारित करना होता है। भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित। एक सींग वाला गैंडा, ये यूनेस्को के धरोहर में भी है। और तो असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर, या यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है एक सींग वाला गैंडा। कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? अब देख रहे होंगे कि कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। तो पहला उत्पादक, अब घटक नहीं,
पहले उत्पादन होगा फिर उपभोक्ता होगा, तो यह सही है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, या नहीं अपघटक पहले आ रहा है उपभोक्ता पहले आ रहा है, यह गलत है। तो सबसे पहले उत्पादक, उपभोक्ता और घटक, ये वाला क्रम सही है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। सौर ऊर्जा के पहले उत्पादक पौधे ग्रहण करते हैं, फिर उपभोक्ता जीव उन्हें जीव जंतु खाते हैं, और अंत में मृत जीव का अपघटक कवक जीवाणु क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे कि अभी कोई जीव है, जैसे गाय हो गई या बकरी हो गई या मतलब मुर्गी हो गए कोई भी, तो जैसे समझो एक बकरी है, तो बकरी क्या हुई, किसी हरे पेड़ पौधे को खाई, वह जो उत्पादन किया है, हरा पेड़ पौधा क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाते हैं। फिर बकरी उपभोक्ता कहलाई, क्योंकि बकरी क्या की है, खाना खाए, मतलब वो हरे पौधे खाई है। फिर जब बकरी मर गई तो बकरी को जो छोटे, जैसे आप देखे हो कुत्ता होता है, चाहे छोटे जीव जो कोई भी मर जाता है, जो उसको मनुष्य नहीं खा पाते हैं, उसको कौन खाता है, कीड़े खा लेते हैं, और जो बचा रहता है और मतलब छोटे छोटे जीव खाते हैं, उसके बाद जो बचा रहता है उसको, जैसे उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको खा के ख़त्म करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। जैसे अगर ये अपघटक नहीं होते तो ये हमारा पूरा पृथ्वी मतलब जीवों के मृत शरीर का बना होता। हर जगह जहाँ भी हम पैर रखते वहाँ पे कोई ना कोई मृत जीव होता। क्योंकि आप देखे होंगे कि आपके चलते हुए रोड पे आप गौर किए होंगे कितने जानवर जो खुले में घूमते हैं वो बहुत मर जाते हैं, फिर वो कुछ समय बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता यहाँ पर कोई था। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोपेन नहीं है, एथेन नहीं है, मेथेन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सा इसमें होता है, तो CO2, N2O, यह नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक। और जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो अम्लीय वर्षा में होता है। इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस। ये इतना ज़्यादा सबसे अधिक, यह CO2 से 300% अधिक प्रकाश उष्मा को क्या करता है, ऑब्जर्व करके रखता है। और ग्रीन हाउस गैस मतलब कैसे प्रभावित करते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें आई, जैसे आप ठंडी में ऐसे समझिए, ठंडी में आप कंबल से क्या करते हैं, ओढ़ कर सो जाते हैं, उसके बाद जो आप उसमें शरीर की जो गर्मी होती है वो कंबल में ही बना रहता है, बाहर नहीं निकलता। और आप निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि जैसे हम निकलेंगे वो अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन किए थे वो क्या हो जाएगा, पूरा फिर से ठंडा हो जाता है। तो ऐसे सूर्य जो होता है वो गैसें हमारे वायुमंडल में हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, बहुत सारे गैसें हैं, नाइट्रोजन गैस है। तो ये सारे जब सूर्य से प्रकाश आ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, अंदर सोख ले रहे हैं और फिर बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और जब ऐसा नहीं है कि बाहर निकलता ही नहीं है, निकलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस का होता है, धीरा होता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पूरे पृथ्वी को गर्म करके रखते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, N2O का। यह कहाँ से बनता है कि जैसे हम कृषि में यूरिया खाद या और भी डालते हैं, वहीं से सबसे अधिक बनता है। और भी मतलब जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, उनसे भी निकलता है। देखिए वातावरण मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब होता है H2O के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मानवीय गतिविधियों के कारण इसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे N2O जो है ना वो कम मात्रा में है, लेकिन जो गर्म जो उष्मा को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता वो सबसे अधिक होती है। आगे देखें, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो ये आपको पता ही है, क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल। अगर पूछ दिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम, ठीक, जिसके कारण हरे रंग के होते हैं। आपको पता है कि लाइकोपीन लाल, बैगनी, पीला होते हैं, ठीक। या एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड में ही लाइकोपीन आता है, बीटा कैरोटीन भी होता है। तो एंथोसाइनिन में क्या होता है, जैसे बैगन वैगन होते हैं, भंटा वंटा होते हैं, उसमें ये जो बैगनी कलर होता है ये सब देते हैं, ठीक। या पपीता का पीला रंग दे देता है। एक चीज और इसमें समझिएगा आप लोग
कि जहाँ जहाँ हरा होता है, जैसे पत्तियाँ, अगर पूछा जाए आपसे कि क्या तने से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हाँ, तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हर उस पार्ट से होगा ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहाँ पर पौधा क्या होगा, हरे रंग के होंगे। जहाँ पर पौधे में हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नई नई टहनियाँ होती है तो उसमें वो हरा दिखाई देता है, पुराने समय बाद ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हरा दिखाई देगा, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, कुछ भी हो, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है। आगे देखें। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी जो फसल है जो बायोडीजल बनाती है, तो वो है जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल बनाती है। देखिएगा, जेट्रोफा रतन जोत यूफे परिवार का एक पौधा है जिसके बीजों से उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल निकाला जाता है। बंजर भूमि में भी उग सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, उसको क्या किया जाता है, मतलब पेर दिया जाता है। जैसे सरसों का तेल पेरा जाता है, वैसे इसको भी पेर के क्या किया जाता है, निकाला जाता है। आगे देखिएगा, जड़ी बूटियों की रानी, एकदम ध्यान सुनिएगा, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म महत्व और इसका वनस्पतिक नाम, अगर वनस्पति का नाम किसी का वैज्ञानिक नाम भी अगर याद किया है तो इसका क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 2 हिंट दिया है, जड़ी बूटियों की रानी और ओसिमम सैक्टम, इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वह है तुलसी। क्या है? तुलसी। ठीक। आप इन सभी क्वेश्चनों को अगर नहीं याद हो पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, जिससे बार बार देखेंगे रिवीजन हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी लड़की है और उस लड़की को आप अगर एक बार अगर शादी में देख लेता है तो आप एकदम कतई नहीं पहचान पाएंगे अगले दिन, क्योंकि उस पर चेहरे बहुत ज़्यादा मेकअप होता है। और उसको अगर पहचान तभी पाएंगे जब उसे बार बार देखेंगे। जितना बार देखेंगे उसके बारे में उतना जानेंगे, उतना समझेंगे, उतना चीज़ें जानकारी जुटा पाएंगे। तो यही वही चीज़ है कि आप इस चीज़ को जितना बार पढ़ेंगे, जितना बार देखेंगे, उतना ही आपको क्या होता आता रहेगा। और उम्मीद करेंगे कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपका यूपी टेट इस बार निकल ही जाए। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल? नहीं। नल का पानी? नल का पानी कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया ही हो। नल का पानी क्या हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि नल के पानी से जैसे ऐसा लगता है कि उसमें मछली मर गया है, वैसे बदबू आता है उसमें से। पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या है? आशुद्ध जल। अशुद्ध जल तो आप पी ही नहीं सकते। अगर पी लिए, मतलब ऐसा नहीं कि पी नहीं सकते, पिएंगे कुछ समय तक सही रहेगा, लेकिन बाद में आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पीने योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी। क्योंकि जो हम पानी पीते हैं ना, उसमें मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए वो पानी हम डिस्टिल वाटर को नहीं पी सकते हैं। पीने के लिए ये तो हो ही गया। चलिए आगे देखिए। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जब ये भोपाल गैस त्रासदी में जब ये रिसाव हो रहा था, तो उस समय जो वहाँ के कर्मचारी थे वो बोले कि मतलब गैस का रिसाव हो रहा है, और तो लोगों ने मतलब आँख में तीखा लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन वहाँ के आप समझ ही सकते हैं कि आपसे जो उच्च होते हैं, जो उच्च पोस्ट पे होते हैं, तो वो लोग आपकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि जो छोटा पोस्ट पर आता है ना, उसको हमेशा दबा कर रखा जाता है। तो कहते हैं नहीं तुम लोग काम करो, तुम लोग बहाना बना रहे हो, ये है वो है, समस्या बहुत बताए। बाद में पता चला कि गैस का रिसाव हो गया और कुछ ही घंटे में लोग क्या हो गए, मर गए। आप समझ सकते हैं कि 3 ppm 3 ppm, मात्र 3 ppm आपके लिए हानिकारक हो सकता है, डेंजरस है। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हम समझ सकते हैं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में से 3 मिथाइल आइसोसाइनेट के, किसके? मिथाइल आइसोसाइनेट के अगर कण है तो आपके लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक,
देखिए कितना कम मात्रा है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसका आप सूत्र लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिथिल आइसोसाइनेट। ठीक, आप याद करके रखिए कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, देख लिया 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग की जान चली गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस न मनाएं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता न दिखाएं, तो फिर क्या होगा, हम भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमें कैसे मिलेगी, हमें संसाधन कैसे मिलेंगे, और लकड़ी की जो भी वस्तुएं बन सकती है, हमें मौसम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बहुत सारे कारण होंगे जिससे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पृथ्वी पे। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 की स्टॉकहोम सम्मेलन से हुआ था। MS स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन कौन है? यह बहुत बार सुने थे। पत्रकार हैं? नहीं है। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं? नहीं है। पक्षी वैज्ञानिक हैं? नहीं है। तो कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। और इन्होंने बहुत सारे गेहूं के बीज को भी मतलब खोज किया था, जिससे अच्छे उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं कि कम जगह में ही, जैसे एक बीज से कम 8-10 पौधे बनेंगे। आप गेहूं की खेती किए होंगे तो देखे होंगे कि उच्च किस्म का बीज वही होगा जो एक बीज से कम 5-6 पौधा का हो बने, और उसमें जो दाने की संख्या वो क्या हो, अधिक भी हो। तो यह स्वामीनाथन के द्वारा ही संभव था, और इन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। किसे कहते हैं? हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, पेपर में आ सकता है। WIII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड के देहरादून जिले में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड के देहरादून जिले चंद्रबनी में स्थित है। इसका स्थापना 1982 में की गई थी। आपको पता है अगला क्वेश्चन ही है, अभी इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया इसी चैप्टर में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सूख लेते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे भोजन बनाते हैं या शोषण करते हैं? आप इसे कमेंट में जरूर बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं या शोषण करते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, आपको चलिए एक रिएक्शन लिख देते हैं। पौधे जड़ से H2O लेते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश, ठीक, और क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल लेकर पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और जल बनाते हैं। ठीक, यह पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आप देख सकते हैं, तो क्या सोखता है? कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। क्या सोखता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक इसी क्वेश्चन में अगर यही पूछा जाए
कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यह किससे बनता है? H2O से बन रहा है या CO2 से बन रहा है? तो यह किससे बन रहा है? H2O से बन रहा है। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अभी बताया गया कि जो अपशिष्ट है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जो वेस्ट प्रोडक्ट को खा रहे हैं उसे कहा जाएगा? रसायन भक्षी नहीं, कार्निव मांसाहारी नहीं, शाक भक्षी मतलब जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं नहीं, तो उसे कहा जाएगा मृत भक्षी, डिकम्पोजर, मतलब अपघटक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपघटक, मृत भक्षी। ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या अपशिष्ट पदार्थों को खाकर जीवित रहने वाले जीवों को मृत भक्षी या फीडर्स कहा जाता है, जैसे केचुआ हो गए, ठीक। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा होगा। जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा नहीं होगी, मतलब जल से जो विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से होती है, नाभिकीय ऊर्जा नाभिक से होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा दो तरह से हो सकते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। आगे देखेंगे। देखिए, पृथ्वी के भीतर के तप्त मैग्मा के संपर्क में आने से जो भूमिगत जल गर्म होता है उसे में भाप और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? जो 16 घास स्थल है, सोलह घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 भारत के दक्षिण हिस्से में पश्चिमी घाट के उच्च पर्वतीय क्षेत्र जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय मोन्टेन जंगलों और घास के मैदानों का स्थानीय नाम है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो पेलिकन पक्षी का होता है, आप देखे होंगे कहीं ना कहीं कि ऐसे उन लोगों का बहुत बड़ा ऐसे चोंच होता है और पूरा ऐसे समझिए 1 वजह से बैग होता है आपका, वैसे उन लोगों का चोंच होता है। और क्या करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मछली एक ही बार निगल लेते हैं और यहाँ पर ऐसे होता है और ऐसे बंद कर लेते हैं और नीचे का होता है लटक जाता है, उसी में कभी कभी तो अपने से बड़े जीवों को भी मतलब खा लेते हैं, जिसके कारण उनका जो यहाँ पर थैली होती है वो फट जाती है। तो कुछ भी खाते पीते हैं वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है, तो फिर वो खाए बिना मर जाते हैं। तो पेलिकन पक्षी कहाँ पे प्रजनन करते हैं? तेनेलापट्ट, कोकारे बेलूर, कुंथकन कुल्लम, इन सभी में होता है। ये सब ये तमिलनाडु केरल के स्थानों जगहों का नाम है। देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कोकेबेलू कर्नाटक में सभी स्थूल मतलब पेलिकन पक्षियों के प्रमुख और प्रसिद्ध प्रजनन केंद्र है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनी माता रोग कैसे होगा? आर्सेनिक से नहीं होगा, कैडमियम से नहीं होगा, तो ये होता है पारा से। पारा मतलब ऐसी मछली जिसमें पारा अधिक है तो उसको खाएंगे तो मिनी माता रोग होगी। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। किस पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है, जिस कमी को हम इसे ओजोन छिद्र के नाम से भी जान रहे हैं। अधिकतम ह्रास को ओजोन परत का हम क्या कर रहे हैं? ओजोन छिद्र के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत। यह ध्यान में रखिएगा, ये वर्तमान में है। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे आप देखिए कि 2018 वाला पूछा था, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, रेखा शर्मा, आपको बताया गया था उस समय थी। तो लास्ट क्वेश्चन 150, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से? नहीं। घटता भूगर्भ जल? नहीं। वायु प्रदूषण? नहीं। विलुप्त के करीब जीव? ऐसे जीव जो विलुप्त के करीब आ गए हैं, मतलब संकटग्रस्त जातियां हैं, उनके लिए रेड डाटा बुक बनाया गया, उनके लिए संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं कि किस तरह से उन्हें बचाया जाए। तो
यहाँ तक आप सभी लोग देखे हैं, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। और आपको ये लगा है, जैसा भी वीडियो अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, धन्यवाद।